कभी सोचा है कि भारत में ऐसी भी जगहें हैं जिन्हें लिविंग लेबोरेटरीज यानी जीवित प्रयोगशालाएं कहा जाता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये वो कमाल की जगहें हैं जहां प्रकृति और इंसान दोनों एक साथ एक ही ताल में जीते हैं। तो चलिए आज इन्हीं अनोखी जगहों के एक सफर पर निकलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपनी इतनी कीमती मतलब प्राकृतिक धरोहर और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत इन दोनों को एक साथ कैसे बचाकर रख सकता है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और जानते हैं इसका जवाब कहाँ छिपा है? इसका जवाब छिपा है बायोस्फीयर रिजर्व के इस शानदार कॉन्सेप्ट में। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, समझते हैं कि ये जीवित प्रयोगशालाएं आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करती हैं। अच्छा, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ जंगल या कोई नेशनल पार्क नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इतने बड़े इलाके होते हैं जो ना सिर्फ पेड़ पौधों और जंगली जानवरों को बचाते हैं, बल्कि उन समुदायों को भी, उनकी संस्कृति को भी, जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, उनकी भी हिफाजत करते हैं। और मजे की बात यह है कि भारत ने इस आइडिया को पूरी तरह से अपनाया है। पता है, आज हमारे देश में पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा देश कितना सीरियस है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और भारत के सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की कहानी सुनते हैं। बात है साल 1986 की। तब जन्म हुआ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैला हुआ एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत इलाका है। सच कहें तो ये भारत के कंजर्वेशन इतिहास में एक मील का पत्थर था, एक बहुत बड़ा मोमेंट। और जैसे ही नीलगिरी कामयाब हुआ, समझिए एक तरह का आंदोलन ही शुरू हो गया। बहुत जल्द ये सिर्फ एक रिजर्व तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में एक के बाद एक बायोस्फीयर रिजर्व्स का पूरा नेटवर्क तैयार होने लगा। ये जो टाइमलाइन है ना, ये इसी शानदार नेटवर्क के बनने की कहानी बताती है। देखिए, 1986 में पहला कदम उठाया गया, फिर 1989 में एक जोरदार उछाल आया और फिर धीरे धीरे 2011 तक आते आते ये नेटवर्क वाकई में एक मजबूत शक्ल ले चुका था। अब जरा सुंदरबन का ही उदाहरण लेते हैं, जिसे 1989 में बनाया गया। सोचिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा, वहां बसा है ये रिजर्व। ये घर है हमारे राजसी रॉयल बंगाल टाइगर का और दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों का। अगर वहां जाएं तो हवा में वो नमी और जिंदगी की महक महसूस की जा सकती है। फिर एक और कमाल का रिजर्व है नंदा देवी। इसे 1988 में बनाया गया था। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच ये जगह अल्पाइन फूलों और इस इल्यूसिव मतलब मुश्किल से दिखने वाले स्नो लेपर्ड का घर है। और फिर जैसे जैसे सदी खत्म हो रही थी, साल 1999 में पचमढ़ी रिजर्व को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये मध्य भारत की सतपुड़ा पहाड़ियों में है और इसके जुड़ने से ये बात और भी पक्की हो गई कि ये नेटवर्क देश के कोने कोने तक फैल रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये नेटवर्क यहीं नहीं रुका। चलिए अब फटाफट देखते हैं कि ये कैसे पहाड़ों की चोटियों से निकलकर दूर सुदूर द्वीपों और ठंडे रेगिस्तानों तक पहुंच गया। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो मेघालय की हरी भरी गारो पहाड़ियों में हमें मिलता है नॉकरेक रिजर्व। ये अपनी कमाल की बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। मतलब यहाँ तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलते हैं। वहां से चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं देश के एकदम दक्षिणी छोर पर, ग्रेट निकोबार रिजर्व। अंडमान और निकोबार के इन सबसे दक्षिणी आइलैंड्स पर एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं नाजुक इकोसिस्टम मौजूद है। और फिर आता है हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट रिजर्व। ये पिन वैली नेशनल पार्क के आसपास फैला एक हाई एल्टीट्यूड ठंडा रेगिस्तान है। इससे सच में पता चलता है कि ये रिजर्व्स कितने अलग अलग तरह के हैं। मतलब हर एक की अपनी अलग पहचान है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी अलग अलग तरह की जगहों को बचाने का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई बढ़कर हैं। ये हमारे प्लानेट की हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और ये देखिए, ये है भारत के सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स का पूरा नेटवर्क। 1986 में नीलगिरी से शुरू होकर 2011 में पन्ना तक ये लिस्ट अपने आप में भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के एक यादगार सफर को दिखाती है। असल में ये रिजर्व्स एक साथ कई ज़रूरी काम करते हैं। ये हमारी कमाल की बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज दोनों को बचाते हैं।
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, मतलब ऐसे विकास को बढ़ावा देते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, और साथ ही ये रिसर्च और एजुकेशन के लिए भी बेशकीमती जगह हैं। शॉर्ट में कहें तो ये हमारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं। देखिए, इन रिजर्व्स ने दशकों से प्रकृति और इंसानी जरूरतों के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाए रखने में मदद की है। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है, तो अब हम सबको ये सोचना होगा कि इन जरूरी लिविंग लैंडस्केप्स का आने वाला कल कैसा होगा, इनका भविष्य क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, हम सब मिलकर इन्हें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं।